हेलो एवरीवन। क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक है भारत एक खोज, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा जी लिखित है। 1944 में इन्होंने अहमदनगर के किले में ये पुस्तक को लिखना स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान इसको स्टार्ट की थी, यानी कि उसमें लिखा था। तो इसके हम लोग भारत एक खोज का लगभग 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसका चैप्टर नंबर स्टार्ट हुआ है, चैप्टर नंबर 3, तो जिसमें हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता। ओके, सबसे पहले पढ़ा है सिंधु घाटी की सभ्यता को। अब हम लोग आज का टॉपिक लेके आए हैं आर्यों का आना, जो कि इन से सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आर्य भारत में आए। तो ये स्टार्ट करते हैं आर्यों का आना। सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, इसका हमें अभी भी पता नहीं था। यानी कि वो कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो ये लोग थे वो कहाँ से आए थे और कब आए थे। ठीक है, ये लोग कौन थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से आई और इसमें जो लोग रह रहे थे वो कौन थे और कहाँ से आए, उसका अभी भी पता नहीं है। यह संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति है। यह संभावना है, क्लियर नहीं है कि इनकी संस्कृति है जो वो इसी देश की है। इनकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की जो द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। यानी कि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में भी आए थे, तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से भी कई हजार साल पहले घटी हुई होगी। उन्होंने एक और अंदाजा लगाया हुआ है कि यदि प्राचीन समय में, यानी कि बहुत पुराने समय में जब ये लोग भारत आए थे, तो इसका मतलब ये मोहनजोदड़ो के समय से भी 1000 साल पहले की घटना है। 1000 साल पहले आए। दृष्टि से हम इन्हें क्या कह सकते हैं, भारत निवासी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग यहाँ पर आए और जब कोई इंसान कहीं पे कई सालों तक रहता है तो वो वहीं का वासी हो जाता है। इसलिए ये भारत में आकर भारत में रह गए, तो ये क्या बन गए, भारत के निवासी माने जाते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उनका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया है जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता है, ये सबको पता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता है, लेकिन वो कुछ लोगों का मानना है कि वो अचानक खत्म हो गई। लेकिन कैसे खत्म हो गई, तो उन्हें ऐसा लगता है कोई ऐसी दुर्घटना हुई है जिससे कि वो खत्म हो गई, लेकिन उसके अभी तक उसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है। उसकी कोई व्याख्या यानी कि उसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि वो कैसे खत्म हुई है। कुछ लोग कयास लगाते हैं कि भयंकर बाढ़ आने से उसकी सभ्यता चली गई है, और कुछ लोग कहते हैं कि मौसम के परिवर्तन से जब जमीन सूखती चली गई तो वहां पे रेगिस्तान हो गया। जब वह जमीन सूखी, रेगिस्तान हो गया, वहां पे की मिट्टी उपजाऊ नहीं हुई है, तो धीरे धीरे करके वहां की जो सभ्यता थी वो भी नष्ट होती चली गई है। मोहनजोदड़ो के खंडर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पे तह जमती चली गई और इससे शहर की जमीन की सतह भी ऊंची उठती चली गई, और नगरवासियों को मजबूरन होकर ही पुरानी नींवों पर ऊपर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। और इस बात का मतलब सबूत है, इसका प्रमाण है कि बालू की तह पे तह यानी कि बालू एकदम आंधी तूफान जो भी आती गई तो इसकी एक तह की तह बनती चली गई। तो एक मंजिल के बाद फिर दूसरी मंजिल के बाद तीसरी मंजिल पे लोग उसी ऊपर के ऊपर जैसे एक टीला बन गया, उस टीले पे लोगों ने अपना मकान बना लिया। फिर उसके बाद फिर उस पर नींव डालकर फिर उसकी ऊंचाई पे बना लिया, फिर उसकी ऊंचाई पे बना लिया। यानी कि क्या कह सकते हैं कि जब खुदाई की गई तो खुदाई में क्या एक खोदा तो उसके नीचे भी कुछ मिला, फिर खोदा उसके नीचे भी एक बिल्डिंग मिली या टीले मिले, सभ्यता मिली। तो ये चीजें, तो यानी कुछ मकान तो 2-3 मंजिलों पर जान पड़ते थे। और इससे बात से सबूत है कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर इनकी जो दीवारें थी वो भी ऊंची बनाई गई। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत ही समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद यह ज्यादातर रेगिस्तान रह गया। इसको अब हम आगे पढ़ेंगे तब जान पाएंगे कि जो सिंध का जो सूबा था बहुत समृद्ध और उपजाऊ रहा होगा किसी समय, लेकिन मध्य युग में और उसके बीच का जो समय हो गया वो धीरे धीरे कैसा हो गया, हमारा रेगिस्तान, यानी कि वो उजड़ गया था, रेगिस्तान रह गया था। इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो, लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इन नगर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से में ज्यादा पड़ा है।
यानी कि एक ये अनुमान भी लगाया गया कि जब मौसम परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तनों के टाइम पर कुछ इलाकों के जो निवासी हैं, जो रहन सहन, उनकी पद्धति को प्रभावित तो किया है, लेकिन सिर्फ कहाँ किया है, जो दूर दूर तक फैली नगर सभ्यता है वहां तक नहीं पहुंचा है, बल्कि सिर्फ कहाँ पहुंचा है, छोटे हिस्से पर ही प्रभाव पड़ा है। हमारे पास इस बात का विश्वास करने के कारण तो है कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी। यानी कि ये सिर्फ एक क्या है, विश्वास करने का कारण है कि जो सभ्यता थी वो कहाँ तक फैली थी, बहुत दूर तक फैली थी। इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े भी नहीं है, और यह गंगा घाटी तक फैला है या नहीं है, यह इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास क्या है, अब इस समय आंकड़े भी नहीं बचे हुए हैं। मतलब कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कोई आंकड़े नहीं है कि ये सभ्यता कहाँ तक है। भाई बालू जिसने इसमें से कुछ प्राचीन शहरों पर तो छाकर उन्हें ढक लिया था और उनकी सुरक्षा भी कर ली थी। बालू जिससे कि हमारे कुछ घर थे, कुछ शहर थे, वो ढकते चले गए, जिसपे कि लोगों ने परत के ऊपर परत पे दीवार खड़ी करते चले गए और मकान बनाते चले गए। तो वो क्या थे, सुरक्षित भी तो हो गए। हमारे लिए आज क्या है, वो सुरक्षित भी है सॉरी। जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण क्या है, धीरे धीरे नष्ट होते चले गए, और जो कि साथ ही साथ खंड खंड हो गए। जब वो ढक गए यानी वो सुरक्षित भी हो गए, और सुरक्षित हो गए जो कि आज खुदाई में हम लोगों के सामने मौजूद है। और जो नहीं ढके वो क्या है, धीरे धीरे नष्ट होकर खंड खंड हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद के जो कालखंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही सिलसिले के टूटने के या इससे अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। यानी कि जब सिंधु घाटी की सभ्यता खत्म हुई और जो आज हम लोग जब खुदाई में जो इसके पुख्ता सबूत मिल रहे हैं, उससे लेकर उसके बीच में काफी बड़ा अंतराल था। यह टूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न थी, और ये भी है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से लेकर आज की जो खुदाई हुई उससे के बीच का जो अंतराल है, उसके बीच में भी जो सभ्यता आई होगी सभ्यता इससे भिन्न होगी। यानी सिंधु की सभ्यता से ये अलग भिन्न सभ्यता होगी। बाद में आने वाली सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुमता थी। यानी कि जब इसके बाद जो सभ्यता थी वो पूरी तरीके से, यानी कि पूर्ण किस पे निर्भर थी, हमारी कृषि पर निर्भर थी, जो कि नगर में थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। और जब वो कृषि पर थी और थोड़ी थोड़ी क्या नगरीकरण यानी कि शहरी जीवन भी उसमें मौजूद था। खेती हर पक्ष पर जो जोर शायद उनसे भारत में एक के बाद एक कई बार आए भी है। जो ये हमारी जो नई सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो नई सभ्यता आई वो सबसे ज्यादा किस पर निर्भर थी, कृषि पर निर्भर थी। जो कृषि पर निर्भर होने के बावजूद भी वो कुछ शहरी जीवन भी उसमें मौजूद था। और जो नए युवक थे वो उन्होंने सबसे ज्यादा किस पे किया, खेती पर जोर दिया। जो आर्य थे, आर्य, अब ये भी पता है कि आर्य कौन थे, जो भारत में आए हुए थे आर्य हैं। और सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग हैं उनका और इनमें कुछ ना कुछ संबंध है, यानी कि शायद इनके जो पुरखे हैं, पूर्वज हैं, वो उसमें रहते होंगे। तो इस तरीके से कहा कि जो आर्य आए थे, आर्य कहाँ से आए थे, अब आप लोगों को पता होगा आर्य कहाँ से आए थे, उत्तर पश्चिम दिशा से। कहाँ पे आए थे, भारत में एक के बाद एक आते चले गए। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। अब ये भी एक अनुमान लगाया, सिर्फ ये अनुमान पे है, कयास लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जाता है। इसमें बेटा कोई भी इसके पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिले हैं कि इसमें क्या सच्चाई है, लेकिन इसमें ये कि सिर्फ एक अंदाजा लगाया गया कि ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश यानी कि जब आर्य भारत आए वो सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1000 वर्ष बाद आए, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई, सब हो गई, उसके बाद कितने बाद आए, 1000 वर्ष बाद आए। यह भी संभव है कि इसमें इतना बड़ा समय का अंतर ना रहा हो, और ये भी कह सकते हैं कि इसमें इतना बड़ा समय भी ना रहा हो कि सिंधु घाटी के वो सभ्यता के बाद 1000 वर्ष बाद ही आर्य आए हो। ये भी नहीं कहा जा सकता है, कोई संभव नहीं है। और पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में ये केवल कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हो और वो भारत में जब्त हो गई हो। यानी कि ये भी जरूरी नहीं है कि वो इतने समय बाद ही आए हो। ऐसा भी है कि बीच बीच में पश्चिम उत्तर की दिशा से कबीले और जातियों के रूप में समय समय पर आते गए हो भारत में, और वो भारत में रह के वहाँ की वेशभूषा, भाषा, खान पान सबको एक्सेप्ट करते गए और उसी में जब्त हो गए, किसमें, भारत में ही रहने लगे।
सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेल जोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जातियों के लोगों के बीच में हुआ जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधित्व थे। तो समन्वय और मेलजोल से ही भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ और उसमें भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, क्योंकि इनमें दोनों सभ्यताओं का क्या है, थोड़े थोड़े तत्व साफ दिखाई पड़ रहे थे। कुछ समानता उन लोगों में साफ साफ दिखाई दे रही थी। बाद के युगों में भी और बहुत सी जातियां आईं और सबने अपना अपना प्रभाव डाला और फिर यहीं घुल मिल कर रहने लगी। और क्या है, भारत में आर्य आए, आर्य के बाद फिर और बाद के युगों में काफ़ी जातियां भी आईं जो एक साथ मिलकर सबने अपना अपना प्रभाव डाला और एक साथ घुल मिलकर यहीं पे रहने लगी। देखते हैं हम लोग कि प्राचीनतम आर्य आ गए। अब क्या है कि प्राचीनतम अभिलेख धर्म ग्रंथ हो पुराण। तो अब ये पुराने जो अभिलेख है धर्म ग्रंथ हो पुराण, उसमें क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। यानी कि अभी सिंधु घाटी की सभ्यता थी जो सबसे पुरानी, जो कि 5-6 हजार वर्ष पहले से चली थी। तो उससे भी पहले क्या माना जा रहा है कि सबसे पुराना इतिहास है जो कि है वेद। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है। यूरोपियन विद्वान प्रायः इस समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले। इसमें यह कहा गया है कि जो वैदिक युग के काल के निर्धारण के अनुसार क्या कहे, जो यूरोपीय विद्वान क्या माने जाते हैं कि बहुत बाद में आए हैं और सबसे पहले कौन है, भारतीय विद्वान को पहले माना जाता है कि भारतीय विद्वान पहले आए हैं। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की रचनाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं। क्या मानते हैं कि जो ऋग्वेद है उनकी रचना कब हुई थी, 1500 वर्ष पहले, ईसा पूर्व 1500 मानते हैं। पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इस आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। तो इससे हम ये कयास, हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्धि एक रचना है। मैक्स मुलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया एक पहला शब्द है। इस समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर भी आए थे। इसमें ईरान में जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। किसकी रचना हुई थी, अवेस्ता की रचना हुई थी। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का प्रबंधन किया और वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। कहा गया है कि वेद भारत के पहले महाकाव्यों की संस्कृति की अपेक्षा अवेस्ता से अधिक निकट है। अब इसमें ये कहा गया है, इन लाइनों से ये हम समझ सकते हैं, ये अंदाजा लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि जो हमारे महाकाव्य थे, जो हमारे पुराण महाकाव्य थे, वो कहते हैं कि संस्कृत की भाषा थी। नहीं, वो संस्कृत से ना लेकर, वो संस्कृत की अपेक्षा वो किसके एक भाषा और निकल के आई है, जिसका भाषा क्या नाम है, अवेस्ता। तो ये किसके सबसे ज्यादा निकट थी, अवेस्ता। यानी कि वो संस्कृत नहीं, वो अवेस्ता के महाकाव्य वगैरह हमारे किससे लिखे गए थे, अवेस्ता उस भाषा के सबसे निकट थी। ठीक, तो आज यहीं पे इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।